बच्चों, हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति क्या होती है? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है A, यहाँ पर आवेश रखा हुआ है -Q, यहाँ पर एक बिंदु है B और यहाँ आवेश रखा हुआ है +Q। ये इनके बीच की दूरी है 2L। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। A से B को मिलाने वाली जो रेखा है ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है। इस अक्ष को ही अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर जब हम इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसे हम कहेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इधर भी हम बढ़ा सकते थे और इधर भी बढ़ा सकते थे। तो यहाँ पर अच्छा, ये जो बिंदु P है इसकी इस मध्य बिंदु से दूरी है R। बिंदु P मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित है। इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये आधी दूरी हो जाएगी L और ये आधी दूरी हो जाएगी L। तो इसमें करना क्या है? सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, -Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। किसी एक बिंदु आवेश के कारण आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीख लिया है। तो हम पहले -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इन दोनों का फिर हम सदिश योग यहाँ पर निकालेंगे। वो हो जाएगी परिणामी तीव्रता इस द्विध्रुव के कारण। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है। अच्छा, मान लेते हैं ये जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है, ठीक है। -Q के कारण -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, वो किस बिंदु पर रखा हुआ है? ये रखा हुआ है बिंदु A पर। तो इसलिए हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिख लेते हैं EA। E1 E2 भी लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर EA और EB का यूज़ करूँगा, बहुत सिंपल है। A बिंदु पर है इसलिए -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r² होता है। R वो दूरी होती है जो बिंदु आवेश की उस बिंदु से दूरी होती है। तो आवेश यहाँ पर -Q है, ये दूरी कितनी है? L, और ये दूरी कितनी है? R। तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? R + L। तो दूरी कितनी हो जाएगी? R + L का होल स्क्वायर। अब उसके बाद +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसको हम लिख लेते हैं EB। क्या लिख लेते हैं? EB। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 K Q और दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक दूरी है R, लेकिन +Q की इस बिंदु से P दूरी कितनी है? L कम हो जाएगी ना, तो R - L का होल स्क्वायर। ये टोटल R है, L दूरी कम हो जाएगी तो कितनी बचेगी? R - L का होल स्क्वायर। अब देखिए इस बिंदु पर जो EA की दिशा है, -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? अंदर की ओर। तो ये हो गया EA। और +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी? बाहर की ओर होगी। इसको हमने लिख लिया है EB। जब दो सदिश एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, उनका परिणामी निकालने के लिए उसको सिंपली घटा देते हैं। घटाएंगे किससे? जिसका परिमाण ज़्यादा होगा उससे कम वाले को हम घटा देते हैं। तो आप बताइए परिमाण किसका अधिक होगा, EB या EA? आप देखिए दोनों आवेशों का परिमाण तो समान है, केवल प्रकृति अलग है, -Q और +Q।
तो दोनों का जब परिमाण समान है तो वैद्युत क्षेत्र EA और EB किस पर निर्भर करेगा? दूरी पर। कौन सा नजदीक है इस P के? प्लस क्यू वाला नजदीक है, इसलिए इसका परिमाण क्या होगा? अधिक होगा। इसका प्रभाव इस बिंदु पर अधिक होगा, यानी EB का मान ज्यादा होगा और EA का मान कम होगा। तो अब हम निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। इसको लिख लेते हैं E इज इक्वल टू EB माइनस EA। EB का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, दोनों में है। अच्छा, Q भी दोनों में है, Q को भी कॉमन ले लेते हैं। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K दोनों से कॉमन आ गया, बस क्या रहा है? 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। पहले कौन सा है? EB, तो पहले ये वाला रहेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब देखिए स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है, r माइनस एल, r प्लस एल का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और स्क्वायर दोनों में लगा हुआ है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब ये टर्म इधर जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो जब इस टर्म को आप इधर लिखेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के r माइनस एल का होल स्क्वायर आप करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ये 2rl लिखा है, ठीक है। अब आप देखिए माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस में हो गया, एल स्क्वायर भी माइनस में होगा, एल स्क्वायर हमने माइनस में लिख दिया। एक स्टेप और लिखने से अच्छा मैंने आपको यहीं पे समझा दिया, ठीक है। ब्रैकेट में ओपन करने पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब देखिए माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2rl और 2rl प्लस में है जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 4rl। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इसके साथ लिख दें और 2rl इसके साथ लिख देते हैं अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। 2 + 2 हो जाएगा 4rl। 4rl को हमने दो भागों में लिया, 2 इसके साथ लगा दिया, 2 इसके साथ। इससे आप समझ पाएंगे Q × 2l क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो क्या बचेगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। इस 2Q को अभी ध्यान मत दीजिए, Q × 2l आप जानते हैं P के बराबर होता है, P इज इक्वल टू होता है ना Q × 2l। तो Q × 2l किसके बराबर हो गया? P के। एक R अलग से है और 2 अलग से है, तो क्या हो जाएगा? 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये जनरल फॉर्मूला है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है, उसमें यहाँ पर आपको इस तरह से फॉर्मूला नहीं दिखा, वो किसके लिए होगा? यदि द्विध्रुव बहुत छोटा हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि R जो है वो L से बहुत बड़ा होगा, और जब R L से बड़ा होगा तो R स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, ठीक है। सिंपली अगर मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊं कि भाई अगर हम यहाँ पे लिखें 2 और यहाँ पे लिखें 0.2 तो ये तो बहुत बड़ा है,
0.2 से। लेकिन अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 0.04, तब तो ये और बड़ा हो गया, है ना। तो इसलिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं। एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर एल को हमने 0 मान लिया, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर की पावर 4, तो कितना हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2πr डिवाइडेड बाई आर की पावर 4। एक आर से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचेगा, 1/4πε0 के 2p/r³। ये हो गया आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ सकते हैं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको फिर से दोबारा देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जब ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, ज़्यादा लोगों का रिस्पांस आता है, तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है आपको आगे पढ़ाने के लिए। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो।